हाय फ्रेंड्स, मैं सुनील आप सभी का सुनील एग्जाम अड्डा चैनल में स्वागत करते हैं। सभी को पता है कि जो सेशन चल रहा है वो आपका NMMS में पूछे जाने वाले जीएस के उन सारे क्वेश्चंस को आप चाहे किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हों, उन सभी कंपटीशन एग्ज़ाम्स में आपका ये क्वेश्चंस आता ही है। जैसे कि सारे कंपटीशन एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछा जाता है, आपके भी एग्जाम्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चंस ये है। और ये जो क्वेश्चंस है आपको NMMS में जो पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस हैं 2019 और 20 में जो आए थे क्वेश्चंस, उन सारे क्वेश्चंस को आपको इस वीडियो में मिलेगा। अकबर की राजधानी थी। आप लोग आंसर दीजिएगा, अकबर की राजधानी क्या थी? अकबर की राजधानी क्या थी? अकबर ने राजधानी कहाँ बनाया था? आपने दिल्ली को बनाया था, लाल किला को बनाया था, सारी किला आगरा को। तो अकबर ने कहाँ राजधानी बनाई थी अपनी? अकबर ने कहाँ राजधानी बनाई थी? यस, अकबर अपनी कहाँ राजधानी बनाई थी? अकबर की राजधानी आगरा थी। अकबर की राजधानी कहाँ थी? आगरा थी। अकबर हुमायूं के पुत्र तथा अकबर अपनी राजधानी आगरा बनाई थी। कहाँ बनाई थी? आगरा बनाई थी। ऑप्शन नंबर डी। अकबर हुमायूं के पुत्र तथा मुगल वंश के प्रसिद्ध शासक थे, जो कि 14 फरवरी 1556 में बैरम खां के संरक्षण के गद्दी पर बैठे। इनकी राजधानी आगरा थी, किंतु वर्ष 1571 में इन्होंने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की तथा राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थापना की थी। तो कहाँ राजधानी थी इनकी? आगरा थी। अब बात करते हैं अगले पॉइंट्स की। आपका अगला पॉइंट्स क्या होगा इसका आंसर्स? अगला क्या दे रखा है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के अंतर्गत प्रत्येक वयस्क के पास होता है एक वोट देने वाला कार्ड, वोटर आईडी जिसको बोलते हैं, वो होता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। हम अगला क्वेश्चन क्या है? प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सबको पता है कि सर विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शंस है 27 दिसंबर, 30 जून और 26 जनवरी और 5 जून। तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब अगला पॉइंट्स है, अगले पॉइंट्स का आंसर दीजिएगा। गुजरात में सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया था? ऑप्शंस क्या है? अकबर, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनबी और इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसने किया था और आक्रमण कितने बार किया था और किस चीज़ के लिए किया था, उस पर आक्रमण। ऑप्शंस आप लोगों ने दे दिया होगा। आंसर्स क्या होगा इसका? आंसर्स सी नंबर होगा, मोहम्मद गजनबी ने। मोहम्मद गजनबी ने आक्रमण किया था किस पे? सोमनाथ के किले पे। गुजरात में सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनी ने आक्रमण किया था। महमूद गजनी ने गजनी के शासक सुबुद्दीन का पुत्र था, जो 27 वर्ष के आयु में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था। इसका सर्वाधिक चारिक आक्रमण 1025 ईस्वी में गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किया गया आक्रमण तथा महमूद गजनवी का भारत पर किया गया अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में भारत पर अंतिम आक्रमण किसने किया था? तो याद रखिएगा किसने किया था। अब मोहम्मद गजनबी ने कब किया था? 1027 ईस्वी में। अब बात करते हैं अगला पॉइंट्स क्या है आपके पास? सेल जिसमें जीवाश्म होते हैं उसे क्या कहते हैं? सेल जिसमें जीवाश्म होते हैं उसे क्या कहते हैं? कायांतरित शैवाल। क्या बोलते हैं? कायांतरित शैवाल नहीं, अवसादी शैवाल। अवसादी शैवाल को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? अवसादी शैवाल। सेल जिससे जीवाश्म होते हैं अवसादी शैवाल कहते हैं। शैवाल मुख्यतः 3 प्रकार की होती है: आग्नेय, अवसादी एवं कायांतरित आधारित।
अवसादी चट्टानों परतदार होती हैं। इनमें वनस्पति और जीव जंतुओं के जीवाश्म पाए जाते हैं। अवसादी चट्टानों पर प्रमुख प्रमुख उदाहरण बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, शैल, कोयला होते हैं। यस, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। यस, बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। अगला क्वेश्चंस क्या है आपके पास? अगला क्वेश्चंस है आपका सवाल। सवाल जिसमें जीवाश्म होते हैं उसे क्या कहते हैं? सवाल जिसमें जीवाश्म होते हैं उसे अवसादी कहते हैं। क्या कहते हैं? अवसादी कहते हैं। अब बात करते हैं 41 नंबर, लैंगिक समानता लाने के लिए कौन कदम उठा सकता है? ऑप्शंस है संविधान, समाज, ए और बी, इनमें से कोई नहीं। इनमें से संविधान ला सकता है। संविधान चाहे तब उसमें परिवर्तन और बदलाव किए जा सकते हैं और प्रिंसिपल के सहमति के बिना। यस, हम बात करते हैं अगले पॉइंट्स की। लैंगिक समानता लाने के लिए कौन कदम उठा सकता है? कौन कदम उठा सकता है? संविधान, समाज, ए और बी, इनमें से कोई नहीं। तो 41 नंबर आंसर्स क्या दे रखा है? 41 नंबर आंसर्स क्या है आपके पास? कौन सा नंबर? 41 नंबर का आंसर्स। लैंगिक समानता, लैंगिक समानता सी नंबर, मतलब ए और बी दोनों ऑप्शंस हैं। लैंगिक समानता लाने के लिए भारतीय संविधान एवं समाज दोनों की विशेष भूमिका हो सकती है। अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चंस की। 42 नंबर क्वेश्चंस। 42 नंबर क्वेश्चंस क्या दे रखा है? गौड़ जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है? गौड़ जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है? गौड़ जो जनजाति है उसका मुख्य व्यवसाय क्या है? दीजिएगा आंसर्स। गौड़ जनजाति का मुख्य व्यवसाय कृषि है। क्या है? गौड़ जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि है। वायुदाब सर्वाधिक कहाँ होता है? इसका ऑप्शंस है चंद्रमा, समुद्र तल और समताप मंडल और बाहर मंडल। इन चार ऑप्शंस में से क्या होगा आंसर्स? वायुदाब सर्वाधिक कहाँ होता है? बताना क्या है? वायुदाब सबसे अधिक कहाँ होता है आपका? तो समुद्र तल पर वायुदाब सर्वाधिक होता है। कहाँ पर होता है? समुद्र के तल पर। समुद्र के तल पर वायु का दाब सबसे अधिक। यस, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की हम। क्वेश्चंस नंबर 43। 43 में क्या दे रखा है? वायुदाब, वायुदाब सर्वाधिक कहाँ होता है? समुद्री जल में। भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष की बात करें हम तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट्स की। भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? तो आपको पता होना चाहिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। 45 नंबर क्वेश्चंस। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? चार ऑप्शंस में से आंसर्स दीजिएगा आप लोग। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? आंसर्स आप लोगों को बताना है। आंसर्स क्या होगा? लॉर्ड विलियम्स बेटिंग। लॉर्ड विलियम्स बेटिंग
भारत का प्रथम गवर्नर और जनरल थे? यस, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? आपको बताना है कि गवर्नर जनरल कौन था आपका। तो गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम्स बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक्स। लॉर्ड विलियम्स बेंटिक, ऑप्शन नंबर थर्ड। दिल्ली सल्तनतों के अंतर्गत, दिल्ली सल्तनतों के अंतर्गत प्रशासन की भाषा क्या थी? दिल्ली सुल्तानों के अंतर्गत प्रशासन की भाषा क्या थी? प्रशासन मतलब जो आप प्रशासनिक जो भाषा यूज की जाती थी वो भाषा कैसी थी, आपको ये बताना है। तो दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों की प्राकृतिक भाषा फारसी थी। कैसी थी? फारसी थी। कैसी थी? फारसी थी। कैसी थी भाषा? फारसी थी। उनकी भाषा क्या थी? फारसी। अगला क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन सा अनवनीकरण संसाधन है? इनमें से कौन सा अनवनीकरण संसाधन है? अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चंस की। अगला क्वेश्चंस क्या है आपके पास? फारसी। दिल्ली सुल्तानों के अंतर्गत प्रशासन की भाषा कैसी थी? फारसी थी। इनमें से कौन सा अनवनीकरण संसाधन है? अनवनीकरण संसाधन की बात हो रही है किसकी? अनवनीकरण संसाधन की। प्राकृतिक गैस अनवनीकरण संसाधन है। कौन सा? प्राकृतिक गैस अनवनीकरण संसाधन है। अब बात करते हैं अगले अगले क्वेश्चंस की। तो अगला क्वेश्चंस क्या है आपके पास? अगला क्वेश्चंस आप लोगों के पास है क्वेश्चन नंबर 48। 48, निम्न में से कौन से मीडिया के प्रकार हैं? निम्न में से कौन से मीडिया के प्रकार हैं? मीडिया के टीवी भी है, रेडियो भी है, समाचार है। तीनों मीडिया के प्रकार हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। अपना सामान विदेश में बेचने वाला कौन होता है? अब अगला क्वेश्चन क्या है? अपना सामान विदेश में बेचने वाला कौन होता है? अपना सामान विदेश में बेचने वाला कौन होता है, आपको ये बताना है। तो अपना सामान विदेश में बेचने वाला निर्यातक कहलाता है। निर्यातक कहलाता है। तथा विदेशों में सामान खरीदने वाला आयातक कहलाता है। जबकि उत्पादक वह होता है जो वस्तुओं को सेवाओं का सृजन करता हो। अब बात करते हैं अगले नंबर क्वेश्चंस की। 50 नंबर, मुगल साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? मुगल साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? मुगल साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? बाबर को माना जाता है। किसको माना जाता है? बाबर को। मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर को माना जाता है। अगला पॉइंट्स क्या है आपके पास? 50 नंबर्स, मुगल साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? मुगल साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर को माना जाता है। किसको? बाबर को माना जाता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। हमारी पृथ्वी में कितने प्रतिशत जल है? हमारी पृथ्वी इस क्वेश्चंस में आपको आंसर्स बताना है। हमारी पृथ्वी के कितने भाग पर जल है? हमारे पृथ्वी के कितने भाग पर जल है? तो सी नंबर ऑप्शन 71%। 71% पर जल है तथा 29% पर स्थल है का विस्तार है। पृथ्वी पर उपस्थित जल कुल मात्रा का लगभग 7.5% जल महासागरों में है। यस। अब अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें ईवीएम को पूरे देश में पहली बार आम चुनाव का उपयोग किया गया था। ईवीएम का सबसे पहले चुनाव का उपयोग कहाँ किया गया था और कब किया गया था? किसका? ईवीएम का। यस, किसका यूज किया गया था? ईवीएम मशीन की यूज की गई थी, उपयोग किया गया था।
तो याद रखिएगा कब किया गया था, 2004 में। 2004 में किया गया था इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम उपयोग कब किया गया था, 2004 में किया गया था पहली बार आम चुनाव के उपयोग में। अब बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास, किस नदी के तट पर इलाहाबाद, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी स्थित है। तो आपको बता दें, गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, हुगली और यमुना किस नदी पर बसा हुआ है, इलाहाबाद, प्रयागराज, इलाहाबाद। इलाहाबाद गंगा नदी के तट पर, किसके नदी के तट पे, गंगा नदी के तट पे बसा हुआ है आपका छिप्रा। छिप्रा आता है उज्जैन, उज्जैन में बहुत सारी छिप्रा। आपको बात करें, इलाहाबाद की बात हो रही है। उज्जैन आपका, जिस प्रकार इलाहाबाद या प्रयागराज में 12 साल में कुंभ का मेला लगता है, उसी प्रकार उज्जैन में भी आपके कुंभ का मेला लगता है। तो इलाहाबाद, प्रयागराज, कानपुर वाराणसी स्थित है। तो कहाँ स्थित है, आप लोग आंसर दीजिएगा, क्या होगा, गंगा होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, सहारा रेगिस्तान को कितने देश स्पर्श करते हैं। सहारा रेगिस्तान को कितने देश स्पर्श करते हैं, आपको ये बताना है। तो सहारा रेगिस्तान की सीमा 11 देशों में लगती है। कितने देशों में, 11 देशों में लगती है। कितने देशों में, 11 देशों में लगती है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की हम। अगला क्वेश्चंस क्या है आपके पास, गीता गोविंद की रचना किसने की थी। गीता गोविंद की रचना किसने की थी। 55 नंबर क्वेश्चन है, दीजिए जवाब। 4 ऑप्शंस में से क्या होगा इसका आंसर। यस, 55 नंबर जयदेव ने की थी। गोविंद, यस। अब बात करते हैं हम इसके पॉइंट्स की। तो पॉइंट्स में क्या चल रहा था कि सहारा रेगिस्तान में कितने देश स्पर्श करते हैं। सहारा रेगिस्तान में कितने देश स्पर्श करते हैं, देश की बात हो रही है। यस, इतने क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब बात कर रहे हैं हम अगले पॉइंट्स की, सहारा रेगिस्तान में कितने देश स्पर्श करते हैं। सहारा रेगिस्तान में कितने देश आपस में स्पर्श करते हैं, तो 11 देश स्पर्श करते हैं। कौन कौन, कितने देश, 11 देश स्पर्श करते हैं। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन, गीत गोविंद की रचना किसने की थी। गीत गोविंद की रचना किसने की थी। गीत गोविंद की रचना किसने की थी। अब हम चलते हैं आगे के क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चंस आगे का करते हैं हम हल। आगे क्वेश्चंस क्या दे रखा है, 59 नंबर। यस, 59 नंबर क्वेश्चंस दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन विश्व के तांबे का अग्रणी उत्पादक है। निम्न में से कौन विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक है। बोलिविया, घाना, चिली और जिम्बाब्वे। कौन सा है सबसे अधिक, विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादन देश चिली है। अत्यधिक उत्पादन देश चिली है, जबकि चिली के बाद संयुक्त राष्ट्र अमेरिका तांबे का दूसरा यस। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की हम। क्वेश्चंस नंबर 59 हो गया था, सी नंबर आंसर्स। अब बात करते हैं हम 50 क्वेश्चंस की। 50 किसकी बात करेंगे हम, 50 की बात करते हैं। 50 नंबर्स क्या दे रखा है आपको। यस, अब बात करते हैं अगले पॉइंट्स की। गीता गोविंद की रचना किसने की थी। गीता गोविंद की रचना किसने की थी। ऑप्शंस है चंद बरदाई और जयदेव और कल्याण भवभूतिय। हर गोविंद की रचना किसने की थी। हर गोविंद की रचना किसने की थी, आपको ये बताना है। तो
गीत गोविंद की रचना जयदेव ने की थी। जयदेव संस्कृत। जयदेव ने याद रखिएगा किसने किया था? जयदेव। अब अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास? अगला क्वेश्चन है आप लोगों के पास, गीत गोविंद की रचना किसने की? 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 बात करते हैं आगे क्या, हम आगे क्वेश्चंस की बात करते हैं। 1857 का विद्रोह में डॉट डॉट प्रारंभ हुआ था। कहाँ से प्रारंभ हुआ था? 1857 का जो विद्रोह था वो कहाँ से प्रारंभ हुआ था? 1808 ईस्वी से। अब अगले क्वेश्चंस पे हम चलते हैं। 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ था 56 नंबर का आंसर क्या दिया था? मेरठ में। मेरठ से प्रारंभ हुआ था। कहाँ से हुआ था? मेरठ एक जगह है छावनी के पास में, नीमच रतलाम के पास में है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन में रोकने के लिए आवश्यक या उपयुक्त है? आपको ये बताना है इसमें आंसर्स क्या है, उपयुक्त इसके लायक है या फिर नहीं। यस, बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। आपको अगला क्वेश्चंस क्या है आप लोगों का? यस, जवाब एकदम सही आ रहा है सभी छात्रों का। अब हम चलते हैं आगे की ओर। आगे की ओर क्वेश्चंस को हल करते चलते हैं। क्या दे रखा है आपको? दिया क्या है? नवीनीकरण आप लोग समझ गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा मीडिया है? ये भी समझ गए थे, ये भी समझ गए थे आप लोग। अब बात करते हैं, ये भी फ़ोन नंबर 41 नंबर्स भी आ गया था। अब ये 51 भी आ गया था, 52 भी आ गया था और 53। बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। 1857 का विद्रोह से प्रारंभ हुआ था। 56 नंबर का आंसर क्या है? डी नंबर। मेरठ से प्रारंभ हुआ था। कहाँ से? मेरठ से। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की हम। भारत में प्रथम कांग्रेस कारखाना डॉट डॉट स्थापित हुआ था। प्रथम कांग्रेस कारखाना कहाँ पे स्थापित हुआ था? आपको ये बताना है। डी नंबर होगा इसका आंसर। भारत में प्रथम कपास कारखाना 1836 ईस्वी में काला। अब बात करते हैं हम अगले पॉइंट्स की। क्या करते हैं अगले पॉइंट्स की? अगला पॉइंट्स क्या है आपके पास? निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा है? तीव्र ढालों पर मृदा है, आपको ये बताना है। 58 नंबर आंसर से आंसर प्रोवाइड कीजिए। क्या होगा? क्या होगा आप लोगों का आंसर? सी होगा, रक्षक मोड़ना। अब अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको? निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा के लिए अपर्दन करती है? 58 नंबर। सी नंबर आंसर होगा उसका, पहाड़ी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए आवश्यक उपयुक्त तांबे वैदिक कृषि है, जो कि पर्यावरणीय पार्श्व पर कृत्रिम बोधि आकरण में की। इस टाइप से क्वेश्चंस को आपको सारे पॉइंट्स मिलेंगे। आप इसके बाद अब हल करते रहिएगा। अब बात कर रहे हैं 8 और 18 अगला पॉइंट्स क्या है आपके पास? हम अगले ऊपर वाले क्वेश्चंस का चर्चा कर चुके थे। निम्नलिखित में से कौन विश्व में तांबे का ग्रहणीय उत्पादक है? निम्नलिखित में से कौन विश्व में तांबे का अग्रहणीय उत्पादक है? तांबे का किसका बोला गया? तांबे का अग्रहणीय उत्पादक कौन है?
चिली है। कौन है? चिली है। ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड ही सही होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस। MLA का पूरा नाम। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। हम अगले क्वेश्चंस आपका पूछा गया MLA का पूर्ण रूप। MLA का पूर्ण रूप पूछा गया था आपको। तो MLA का पूर्ण रूप वो नाइट में था। अब दिन की बात करें, इस टाइप से पूछा गया है। और अगला पॉइंट्स क्या दे रखा है आपको? अगला पॉइंट्स क्या है आप लोगों के पास? MLA का पूर्ण फॉर्म। MLA का पूरा नाम। MLA का पूरा नाम क्या होता है आपको? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। MLA का फुल फॉर्म लिखा है आपका। अब इसके बाद 61 नंबर क्वेश्चंस में क्या दिया है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार किस दिन मनाया जाता है? 4 ऑप्शंस में से दीजिएगा जवाब। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 4 वर्ष 1900। यस। अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चंस की। अगला क्वेश्चंस क्या था? MLA के बाद क्या था? यस। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है? आपको बता दें कि 10 दिसंबर को मनाया जाता है। किसको? 10 दिसंबर को। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? 62 नंबर क्वेश्चन क्या होगा आपका? पहला नंबर ही इसका आंसर होगा। उच्च उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। अब इसके बाद मुख्यमंत्री, फिर इसके बाद मंत्री डॉट डॉट सत्ता प्रथा का विस्तार। बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। आपको अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार किस दिन मनाया जाता है? सबको पता है 10। अब बात करते हैं 60 नंबर्स की। MLA ये तो बन जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ये भी बन जाएगा। अब 62 नंबर क्वेश्चंस में क्या दिया था आप लोगों को? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। याद रखिएगा। 214 राज्यों में उच्चतम विद्यालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है। ओके। अब बात करते हैं अगले पॉइंट्स की। अगला पॉइंट्स क्या दे रखा है? यशा दिन। अगला क्वेश्चंस क्या है आपके पास? 63 नंबर्स। वर्षा डॉट डॉट में सती प्रथा का प्रतिबंध लगाता है। वर्षा 83 नंबर। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब आ रहा है। सी आया है सबका आंसर्स। अब बात करें डी नंबर में सी दे रखा है, सी होगा इसका आंसर्स। अब बात करते हैं हम सी। क्या होगा? सी होगा DJGA। अब बात करते हैं अगले पॉइंट्स की। आप लोग अगला क्वेश्चंस क्या है? 63 नंबर, 64 नंबर्स। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? आपको ये बताना है। गवर्नर जनरल कौन था आपका? भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती गोपालोपालाचारी थे, जबकि स्वतंत्र भारत के लिए गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे।
अब बात करते हैं अगले पॉइंट्स की हम। अगला पॉइंट्स क्या हो सकता है आपका 65 नंबर क्वेश्चंस। स्वतंत्र भारत के प्रथम उप मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम उप मंत्री कौन थे? डॉक्टर कृषि का अर्थ है। स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ऑप्शन नंबर सरदार वल्लभ भाई पटेल ऑप्शन नंबर सेकेंड। उद्यान कृषि का अर्थ है, उद्यान कृषि का अर्थ है क्या? उद्यान कृषि का क्या अर्थ है आपको ये बताना है। तो उद्यान कृषि का क्या अर्थ है? उद्यान कृषि का अर्थ है फलों व सब्जियों को उगाना। उद्यान कृषि के अंतर्गत फल फूल एवं सब्जी आदि की कृषि की जाती है। सब्जियों को उगाने का मतलब रिलेट है इससे। ठीक है, अब बात करते हैं 67 नंबर। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है? प्राकृतिक रेशा है नायलॉन, जूट, एक्रिम और जूट। अब बात करते हैं अगले पॉइंट्स की। निम्नलिखित में से कौन सा उद्यान कृषि का अर्थ है? उद्यान कृषि का क्या अर्थ है आपको पता होना चाहिए। उद्यान कृषि का क्या अर्थ है? उद्यान कृषि का फलों सब्जियों से उगाने का अर्थ है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं अगले क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है? नायलॉन, जूट, एक्रिलिक और रेयान। आंसर्स दीजिएगा, क्या होगा इसका आंसर्स आप लोग। क्या होगा? जूट प्राकृतिक रेशा है। प्राकृतिक रेशे ऐसे हैं जो जिनकी मूल अवस्था पौधे, जीव और वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा होती है। कपास, पटसन एवं जूट इन सब के आपके चमड़ी होती है, इसलिए उसका कुछ वैल्यू दे देता है। यस, ऑप्शंस आ गया है बी नंबर। अब बात करते हैं 68 नंबर का क्या होगा। 61 नंबर FIR। FIR से आप क्या समझते हैं? FIR अगला क्वेश्चन क्या है 66 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक गैस रेशा है। 67 नंबर क्वेश्चन क्या है आपके पास? प्राकृतिक गैस पटसन, कपास, जूट। जूट प्राकृतिक रेशा है। कैसा है? जूट प्राकृतिक रेशा है। अब बात करते हैं 68 नंबर क्वेश्चंस की। तो जनसंख्या के हिसाब से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जनसंख्या के हिसाब से भारत का दूसरा स्थान है। FIR से आप क्या समझते हैं? FRI से आप क्या समझते हैं? FRI का अर्थ होता है फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। क्या होता है? कॉमर्स से या जूट प्राकृतिक रेशे से द्वारा किसी से भी किए होंगे रिटर्न कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की हम 68, 70 और 68 और 17 और यहाँ पे जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है, जबकि चीन संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम स्थान है। अब बात करते हैं 69 नंबर क्वेश्चंस की। कौन सा 69 नंबर क्वेश्चंस? FIR से आप क्या समझते हैं? FRI का अर्थ होता है फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अगला क्वेश्चंस क्या है आपके पास? अगला क्वेश्चंस है आप लोगों का क्वेश्चंस क्या है 70 नंबर क्वेश्चंस। हमारा संविधान डॉट डॉट तक सभी बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार एवं गारंटी देता है। शिक्षा का अधिकार एवं गारंटी देता है 6 से 14 तक के वर्षों के लड़कों को। 6 से 14 तक के वर्षों का पहला नंबर आंसर सही है। हमारा भारतीय संविधान 6 से 14 वर्ष तक के आयु को सभी बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार और गारंटी करता है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा इसे पारित किया गया था। यस, इस टाइप से आपके क्या होते हैं सामाजिक विज्ञान के सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं कंप्लीट। 2019 और 20 में जो सामाजिक विज्ञान क्वेश्चंस आए थे वो सारे क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में मिलेगा। सभी छात्र नए होंगे तो पूरा वीडियो को देखिएगा और समझ पाइएगा। अगर आपके एग्जाम्स परसों नहीं है तो आप वीडियो को क्वेश्चंस को नोट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।